मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। प्रोग्राम का आगाज करेंगे सवाल के साथ, और सवाल ये है, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। ये सवाल आपसे भी है, ये सवाल आपसे भी है, ये सवाल मेरे अपने आप से भी है। थिंक अबाउट इट और बताएं। पहले आप बताएं सबीन, एंड प्लीज हमें व्हाट्सएप करके बताएं कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी। क्या है ऐसा जो आपको खुश करता है, यानी मूड आपका जैसा भी हो, कोई एक चीज़, वो कोई खाना हो सकता है, वो किसी मेहमान का आना हो सकता है, वो कहीं आपका जाना हो सकता है, वो क्या है जो आपको खुश करता है? कोई एक चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई करना आई थिंक बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कभी भी छोटी छोटी चीज़ें आपको कभी खुश कर देती है। मूड खराब हो, वो चीज़ें हो जाती है, मूड की मुनासबत से, हालात की मुनासबत से, उसके हिसाब से। मुझे, मेरा ख्याल है, मुझे मिट्टी बहुत पसंद है, तो शायद उससे मुझे बड़ी खुशी होती है। आई डोंट नो, ये कोई सिंड्रोम ना निकला है। नहीं, फॉर श्योर नो, बट अक्सर ये होता है कि बारिश में मिट्टी उड़ते हुए, और वो हाँ, तो धूल मिट्टी पसंद है जी। वैसे खाना भी मुझे पसंद है, लेकिन चले मैं बचपन में वो बच्ची थी जो कि चौक खाती थी, जो कि सीमेंट खाती थी, जो कि मिट्टी खाती थी। और सबीन इतनी मजबूत है क्योंकि सबीन में सीमेंट है, सबीन सीमेंट की बनी हुई है। लेकिन अब मैंने सीमेंट खाना छोड़ दिया है। अच्छा। अब मैं सिर्फ कभी कभी मिट्टी खाती हूँ और मैं कच्चे चावल खा रही होती हूँ। तो सो आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। कोई कहते हैं कोई डेफिशिएंसी हो जाए तो इस वजह से होता है, बट आई डोंट नो, मेरे सारे टेस्ट ठीक होते हैं तो मुझे कोई डेफिशिएंसी नहीं है। आपके सर्कल में कोई साइकियाट्रिस्ट है वैसे? बहुत सारे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बस एक आदत जब आपको होगी तो बस आपको आदत होगी। उनको भी किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। अच्छा ओके, चले अब मैं जरा उन साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाती हूँ जो आप मुझे रिकमेंड करते हैं, ठीक है? पता चले वो खुद किसी के पास गए हो। अच्छा, वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, है ना? हाँ। ये बड़ी अच्छी एक डिबेट है, कभी इस पे जरा आगे चल के हम बात जरूर करेंगे कि थेरेपी करने वाले को भी थेरेपी की जरूरत हो सकती है। क्या थेरेपिस्ट को भी थेरेपी की जरूरत होती है? क्या जो थेरेपिस्ट होते हैं वो भी थेरेपी लेने जाते हैं, या वो अपनी थेरेपी खुद कर सकते हैं? सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम आगे चल के किसी थेरेपिस्ट को बिठा भी सकते हैं अपने शो में, और साइकियाट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, और उनसे जरा इस टॉपिक पे हम बात करें। हम अपने टॉपिक से हट चुके हैं। मेरे से नहीं पूछना चाहेंगी? ये पूछने वाली थी कि आपको क्या चीज़ खुश करती है? जब मुझे पहाड़ों से कॉल आती है। हाँ, वैसे मुझे पहाड़ भी अच्छे लगते हैं, ये भी मैं बता, ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। सो हाँ, वो अच्छी लगती है। तो आज मेरा ख्याल है आपका कहीं प्लान है जाने का? कश्मीर इंशाल्लाह। चले, जबरदस्त, विश यू गुड लक। जाए जरूर, अच्छी कोशिश करें कि वहाँ पे भी कुछ अगर रिकॉर्ड करके हमारे लिए, हमारे नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, ले आए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे ये तो बांटना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए। आप मेरे इंस्टाग्राम पे बांटूंगा, वहाँ पे आप जाएं, देखें। अच्छा, मेरे जरा फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो आप मेरे इंस्टा पे जाके आप देखें जी। वैसे अनपेड प्रमोशन नहीं, आपने मुझे कहा ना कि बताएं, तो मैं अपने व्यूअर्स को कह रहा हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे आकर देखें, मैं आपको अपडेट करूंगा। अभी आप देख लेंगे इनका इंस्टाग्राम कौन सा होगा, हम नहीं बताएंगे आपको, वो लोग खुद सर्च कर लेंगे। उसके लिए आपको हमें खाना खिलाना पड़ेगा। सोचूंगा कश्मीर से ले आऊं खाना, कश्मीर से खाना ले आए। तो क्या कुलचे बड़े अच्छे होते हैं वहाँ के। कुलचे, जिस साइड पे आप जा रहे हैं अभी, गंगा चोटी आप जा रहे हैं, बहुत तारीफ सुनी थी। मेरे घर में किसी को पसंद नहीं आया। अच्छा, सुना वहाँ का मौसम भी बहुत जबरदस्त है, ठंड है कश्मीर का मौसम। हाँ, मौसम अच्छा है। वैसे मौसम ओवरऑल हम देख रहे हैं सबीन के, जैसे हम कराची में जो कि काफ़ी दिन से बात कर रहे थे कि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, हब्स बहुत ज़्यादा है, 57 तक रियल फील हो चुकी थी टेम्परेचर की। तब ऐसे में कराची में आज मौसम कुछ बदला है, और थोड़ी हवाएं भी चल रही हैं, जो कि समुद्री हवाओं का सिलसिला रुक चुका था। तो ये कहीं हवाएं कश्मीर से वहाँ तक पहुंची है या समंदर से ही आई हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे साजिद अवान हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, गुड मॉर्निंग, कैसा मौसम? जी गुड मॉर्निंग। आज का मौसम वाकई काफ़ी ज़्यादा गुड है, और गुड मॉर्निंग ही है, क्योंकि मौसम जो है वो अब थोड़ा बहुत तब्दील हुआ है। इस वक्त शहर में जो दर्जा हरारत आज सुबह रिकॉर्ड किया गया है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से एक नवीद सुनाई गई है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश जो है वो बरसने के इम्कानात हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखा जाए तो मुबैना तौर पर जो हलाकतें सामने आई हैं हीट वेव की वजह से, उनके आदाद व शुमार जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बताए जा रहे हैं। फ़लाई इदारों की जानिब से शहर के 2 मरकज़ी फ़लाई इदारे हैं, जिसमें एदी और छिपा मरकज़ है, जो कि अपने आदाद शुमार बताते हैं। तो एदी सेंटर की जानिब से जो आदाद शुमार बताए गए हैं वो यौम आशूर पर 91 अफराद जो हैं वो हीट स्ट्रोक से
जाँ बाक हुए हैं मुबैना तौर पर। जबकि छिपा की जानिब से बताया गया है कि 14 नशे के आदी अफराद समेत 16 अफराद जो हैं उनकी लाशें बरामद हुई हैं और आज जो सुबह लाशें बरामद हुई हैं उनकी तादाद जो है वो 6 है। तो मजमूई तौर पर 22 लाशें जो हैं वो बरामद हुई हैं और उनके बारे में यही बताया जा रहा है कि वो हीट स्ट्रोक की वजह से जाँ बाक हुए हैं। गर्मी की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट की जानिब से अब तक माह जून से लेके अब तक जो हलाकतें बताई गई हैं हीट स्ट्रोक से उनकी तादाद 51 है। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो फलाई इदारे हैं उनके आदाद शुमार कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सरकारी तौर पर सिर्फ तकरीबन 51 ऐसी डेथ बॉडीज़ हैं जो कि हीट स्ट्रोक से जो है वो जाँ बाक हुई हैं और उनकी लाशें जो है वो लवाकिन के हवाले की गई हैं। तो ये एक सवाल ज़रूर उठता है और इस वक्त हुकूमत की जानिब से और खुसूसी तौर पर जो सिंध गवर्नमेंट के महकमा सेहत है उसकी जानिब से अब आदाद शुमार को बेहतर करने के लिए और तमाम जो इस वक्त जितनी मजमूई तौर पर लाशें आई हैं और उनका चेकअप हुआ है सरकारी अस्पतालों में, तो उस हवाले से एक रिपोर्ट जामिया रिपोर्ट जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मजमूई चूँकि इसमें सिंध हुकूमत का चूँकि मौक़िफ़ भी इस दौरान सामने आया था और उनकी तरफ से कहा गया था कि कुछ ऐसी हलाकतें भी होती हैं, कुछ ऐसी डेथ्स भी होती हैं, कुछ ऐसे लोग भी जाँ बाक होते हैं जिनके और कोई बीमारी होती है और उसकी वजह से उनकी डेथ होती है और वो फिर मिसकोट हो जाता है कि वो हीट स्ट्रोक से हुआ है। तो आप जो बात कर रहे हैं कि महकमा सिंध के आदाद शुमार डिफरेंट हैं और जो फलाही इदारे उनके डिफरेंट हैं, तो थोड़ा सा इस पर मैं ज़रूर चाहूँगा कि एक दफ़ा आप दोबारा बता भी दीजिएगा कि एक तो एग्जैक्ट दोनों की तरफ से स्टैट्स क्या हैं और इतनी एम्बिग्विटी क्यों है। जी देखिए, इस वक्त अगर फलाई इदारों की बात की जाए तो जो डेथ बॉडीज़ उन्हें मिलती हैं उनकी सूरत हाल जो है वो बेहतर समझते हैं और वो अस्पताल जब लेके जाते हैं तो वहाँ के डॉक्टर्स की जिम्मेदारी होती है कि उसका चेकअप करने के बाद उस बॉडी का फिर बताया जाए कि हीट स्ट्रोक से जाँ बाक हुए हैं नहीं। दूसरी जानिब अगर छिपा की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि ज़्यादा नशे के आदी अफराद की बॉडीज़ जो हैं वो लावारिस तौर पर जो है उन्हें मिली हैं। शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर फुटपाथों पर जो है उनकी लाशें मिली हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि वाक़तन गर्मी की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, हब्स का सूरत हाल थी और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से किसी किस्म के कोई हीट स्ट्रोक के दौरान कैंप्स भी नहीं लगाए गए, ना ही कोई रिलीफ कैंप्स जो है हमें सड़कों पर नज़र आए। कुछ वक्त के लिए जो है वो हीट स्ट्रोक कैंप्स जो है वो ज़िले हुकूमत की जानिब से ज़रूर लगाए गए थे, लेकिन जब इस दौरान जो गर्मी की शिद्दत जो कि गुज़िश्ता रोज़ तक काफ़ी ज़्यादा थी और रात के औकात में भी जो है वो गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसमें हमने देखा है कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कहीं किसी मकाम पर जो है वो फलाई कैंप या पानी की सबीलें वगैरह नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से भी काफ़ी लोग मुतासर होते हैं। और इस वक्त यहाँ के जो शहरी हैं उनकी यही गुजारिशात हैं तमाम फलाई इदारों को भी और सिंध गवर्नमेंट को भी कि कम से कम हीट स्ट्रोक के दौरान जो है वो पानी की ठीक है साजिद, जाहिर है इंतजामात को बेहतर करने की जरूरत है। हीट वेव तो है, लेकिन टाइम इंतजामिया को मुतहरिक होने की जरूरत है यहाँ पर कि किसी तरह से गर्मी की शिद्दत तो कम नहीं हो सके, लेकिन उसके लिए जो आप मैनेजमेंट कर सकते हैं वो करना बहुत जब करना चाहिए था तब करना चाहिए था सबीन। अब तो मौसम खासा बदल रहा है कराची का, आज तो कह रहे हैं ना कि मौसम बेहतर हो रहा है, हवाएं चल रही हैं, कराची का लेकिन ये इस पर सवाल निशान बिल्कुल है कि जो चंद रोज वहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा थी उसमें काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह साजिद ने बताया कि वहाँ पर हुकूमत ने नहीं लगाया, कोई इंतजामिया ने नहीं लगाया वहाँ पे कोई कैंप, तो ये वाकई क्वेश्चन मार्क है। आगे बढ़ते जनाब, लेट्स चेंज द मूड और कुछ और खबरें शामिल करते हैं। फैशन सेंस की बात करें या एक लेटेस्ट फैशन ट्रेंड की बात करें? कौन सा? वैसे हर दिन नया आ जाता है, कुछ तो हम बता भी नहीं पाते। जैसे आपको याद है हमने कल बात की थी टी शर्ट्स जिसमें मुक्का लहराते हुए ट्रम्प की तस्वीर थी, हाँ बड़ी वायरल हो रही है और वो टी शर्ट्स बहुत महंगी रही थी। अब एक नया फैशन आ गया, क्या? कान पे पट्टी। ओह अच्छा, तो जाहिर है एवरीबडी नोज़ कि हम क्या बात कर रहे होंगे और बात हम ये कर रहे हैं कि एक दो दिन पहले जो हमने जिक्र किया था और सबको पता है सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप पे जो कातिलाना हमला हुआ था। अच्छा, उसके बाद रिपब्लिकन कन्वेंशन में उन्होंने खिताब किया, ठीक है, और साथ उन्होंने कहा कि कातिलाना हमले में मेरी जान बाल बाल बच की है और इस वक्त उस वक्त जो है मुझे ये एहसास हुआ कि खुदा मेरे साथ है। सदर मुंतखब होने के बाद अमरीकी माशरे में तकसीम को वो ख़त्म करना चाहते हैं और तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इलेक्शन वो कहते हैं मैं लड़ रहा हूँ। अच्छा, अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि वहाँ पर जितने भी लोग जो उनके क्या बोलते हैं उनको फॉलोअर्स थे, हामी जो वहाँ पर मौजूद थे, उन सब ने कान पर पटिया बांधकर इजहार यकजहती की है, यकजहती का इजहार भी किया है और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हम आपके साथ हैं। आपको थोड़ी फुटेज हम दिखाते भी हैं और उनसे जब सवाल भी हुआ तो उन सब ने ये कहा कि हम उनको सपोर्ट करने के लिए ये आए और कहते हैं कि ये फैशन सेंस भी तो है, ये इट लुक्स नाइस, तो वो सबकी राय भी कुछ ऐसी थी।
एक नया ट्रेंड अब बन चुका है। तो अब हम देखेंगे अमेरिका की सड़कों पर जगह जगह पर हर किसी ने कान पर पट्टियां बांधी होंगी। हर किसी ने नहीं, ट्रम्प के फॉलोअर्स ने। हाँ वही मेजॉरिटी कह रहे हैं अभी सुनने में आ रहा है, यू नेवर नो, बैलेट विल डिसाइड दैट। हाँ वो डिसाइड करेंगे, बट एक पब्लिक ओपिनियन तो जाहिर है दूसरे ममालिक में मैटर तो करता है। नहीं, हर जगह मैटर कर रहा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेट्स सी कि यहाँ पर क्या होता है। हाँ। थोड़ी सी बाइडन की बात भी कर लेते हैं। बिल्कुल। सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी का दबाव है उन पर, और उन्होंने इस पर गौर करना शुरू कर दिया है कि मैं पीछे हट जाऊं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बाइडन 2-3 दिन में हतमी फैसला करेंगे। सदर बाइडन ने करीबी रफका से कहा है कि हो सकता है कि इंतखाबात में ना जीत सकूं, जो बात आपने भी की कि वहाँ पर एक हवा चल रही, फजा बन चुकी है डोनाल्ड ट्रंप के इससे मुताल्लिक। अब ऐसे में जो स्पीकर नैंसी पेलोसी उन्होंने कहा है कि बाइडन इस फैसले पर पहुंचने के करीब हैं कि सदारती दौड़ से बाहर होना बेहतर होगा। डेमोक्रेट्स की इंतखाबी मुहिम के सीनियर अरकान की बाइडन की सदारती दौड़ से दस्तबरदारी की खबरों की तरदीद भी सामने आया और कहा है कि सदर बाइडन इंतखाब जीतने के लिए पहले से ज्यादा पुरज़्म है। लेट्स सी रिपब्लिकन्स वर्सेस डेमोक्रेट्स, देखते हैं क्या होता है। चूंकि फजा जिस तरह आपने भी कहा, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई अभी तक, ये मतलब जो चीजें आ रही हैं सामने के वो सोच रहे हैं, बस मुझे नहीं लगता कि ऐसे पीछे हटेंगे। ऐसे कैसे पीछे हट सकते हैं? अब मेरा ख्याल है बाकी पीछे हटना जरा मुश्किल है, मुश्किल है, कहीं पर कुछ भी कभी भी होता है। हाँ, ये बात है। राइट, आगे बढ़ते हैं जनाब। क्या हुआ है नया? एक मजे की खबर है मेरे पास, अमेरिका से ही है। अच्छा। एक हॉर्स ट्रेनर है, उन्होंने एक मुनफरिद सवारी ढूंढ ली है। अच्छा, सोशल मीडिया पर खासी वायरल भी हो रही है, और चरागाहों में अपनी बी फेलो, नॉट बफलो, बी फेलो की सवारी। बी फेलो क्या होता है? हाँ, ये एक दिखाता हूँ आपको। इट्स नॉट बफलो, इट्स बी फेलो। अच्छा, जरा दिखाएं भी साथ। दिखाएं जी बी फेलो, बड़े शौक से इसकी वो सवारी कर रहे हैं। हाँ। और ये बी फेलो जो है ये गाय और गाय से मुशाबत रखने वाला जो जानवर है, अरना भैंसा, मतलब हाइब्रिड नस्ल है। हाँ, उसकी हाइब्रिड नस्ल है। ओहो। और ज्यादातर शुमाली अमेरिका में पाई जाती है। जोएल लेबर्ट ये इसमें जो सवारी करते हैं आपको नजर आ रहे हैं, वो कहते हैं मैं 2 साल से इसको पाल रहा था, बहुत मोहब्बत करता हूँ, बड़ा मैं इसके साथ एंजॉय करता हूँ। अच्छा, भागता कितने मजे से। अच्छा, ज्यादा जो है ये मतलब गाय जैसा ही लग रहा है देखने में। हाँ, गाय जैसा लग रहा है, लेकिन भागने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू भैंस। भागने का अंदाज बुल जैसा है। अब्बा पे चला गया, अम्मा पे चला गया। नहीं, ये नान के दांत के दोनों पे गया है। दोनों पे चला गया। हाइब्रिड है, बट ऑब्वियसली अगर देखा जाए, देखने में अगर हम देखें इसकी थोड़ी सी लुक, तो वो गाय जैसे ज्यादा दिख रही है। बिल्कुल ऐसा। लेकिन ये बहस तो खानदान में चलती रहती है ना। चलती रहती है, माँ तो गया के प्यो ते गया। चले आगे बढ़ते हैं, इंडोनेशिया लेकर चलते हैं आपको। वहाँ पर कालीमांतान जजीरे पर मुल्क का नया दारुल हुकूमत नूसांतारा तामीर किया जा रहा है। ये नया बसाया गया शहर है। 17 अगस्त को मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर नए दारुल हुकूमत की हैसियत अपनाएगा। हुकाम का कहना है कि नए शहर को एक माहौल दोस्त विजन के मुताबिक बनाया गया है, जो मुस्तकबिल के लिए एक मॉडल होगा। इंडोनेशिया का मौजूदा दारुल हुकूमत जकार्ता है और इंतहाई ज्यादा आबादी वाला ये शहर है, जहाँ लोगों को ट्रैफिक के रश, आलूदगी, पोल्यूशन बहुत ज्यादा, और देखा जाता वहाँ पर ये भी देखा जाता है कि सैलाब का सामना अक्सर रहता है। तो अब हुकाम ने उम्मीद जाहिर की है कि नया जो इनका कैपिटल होगा, दारुल हुकूमत जो नया होगा, उसका क़याम मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों में शहरों के दरमियान इत्तेहाद और मुश्तरका शनाख्त का एहसास को फरोग देगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और बड़े पॉजिटिविटी के साथ इसको लॉन्च किया जा रहा है। लॉन्च किया जा रहा है 17 अगस्त को इसको, और इनॉग्रेट करें, लॉन्च करें, यू जस्ट नेम इट। लेकिन कितना अच्छा है कि आप मौजूदा हालात को समझते हुए ऐसे फैसले करते हैं। आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट, सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, एग्जैक्टली। अगर करना चाहें तो क्या हम बना सकते हैं अपना कैपिटल समवेयर इन बलूचिस्तान? करने को हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक हमारा अगर इस्लामाबाद की भी शोएब अगर बात की जाए, तो अगर पोल्यूशन देखा जाए तो बाकी शहरों से वाकई बहुत कम है। तो जो हमारा ऑलरेडी कैपिटल है, मुझे लगता है इसको मजीद बेहतर किया जा सकता है, जो कि ऑलरेडी ब्यूटीफुल। बड़बड़ कराची, बड़बड़ लाहौर, मुल्तान, क्योंकि लाहौर में जिस तरह आप देखते हैं, सिर्फ कैपिटल को ठीक करना जाहिर है वो नहीं होता, आपको सब शहरों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए और इक्वली आपको उनको बेहतर करना चाहिए, जो कि सब कर सकते हैं जी। करना चाहें तो सब कर सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ सियासी माहौल की बात करते हैं, जिसमें चूंकि ख्वाजा आसिफ साहब के बयान, उनके जो इंटरव्यूज हैं, उसने तहलका मचाया हुआ है। उन्होंने सिस्टम डीरेल होने से मुतालिक अपने खदशात का खुलकर इजहार कर दिया है। वो कहते हैं जो इस वक्त हालात हैं, सूरत हाल है, मामलात हैं, वो तशवीशनाक भी हैं, वो गैर यकीनी की सूरत हाल के साथ भी हैं। कहते हैं
लग रहा है कि जल्द कोई आईनी बहरान आने वाला है। अब ये वज़ीर दिफा हैं जो ये बात कर रहे हैं, वो कहते हैं इस वक्त जो मौजूदा महाज आराई है उसमें आइंदा जो 8-10 दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फैसला कुन हो सकते हैं। अच्छा, जो फिच की रिपोर्ट है उससे मुतालिक उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने बात की है शुएब इसमें। वो कहते हैं कि फिच ने ये कहा है कि जो अगले 18 माह होंगे उसमें सिस्टम जो है वो लपेटे जाने की बात की जा रही है। तो मेरे ख्याल में हालात ऐसे नहीं है। और उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं है जो फिच की रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने कहा तो हुकूमत की बात नहीं है, सिस्टम की बात है, लेकिन जो बात उन्होंने की है उन्हें लगता है ऐसा नहीं है। प्रोग्राम हमारा फैसला आपका, इसमें उन्होंने मजीद क्या कहा था, सरगोशियाँ हो रही हैं कि अक्टूबर आने दें, फिर इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्त लगा देंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट को रेफर करके उन्होंने ये बात की है। एक बात और भी उन्होंने की है कि हर हद तक जाएंगे, हुकूमत को बचाएंगे। ये भी उन्होंने कहा कि 9 मई के बाद PTI पर पाबंदी लगनी चाहिए थी, इसमें ताखीर की गई। अच्छा, कुछ और बातें भी उन्होंने जरा एक फ्लो में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जनाजों पे नहीं जाते वो लोग, उनकी ताज़ियत के लिए नहीं जाते हैं वो लोग। PTI के हवाले से उन्होंने कहा एक मुल्क दुश्मन जो वो ऑलरेडी पॉलिसियां उनकी जारी हैं, ये ऐसी बहुत सारी बातें जो कि वो करते रहते हैं, हम देख रहे होते हैं टाइम टू टाइम। तो वो सारी बातें उन्होंने PTI के अगेंस्ट। और जो बात एक हुई थी कि इत्तेहादियों से मुशावरत नहीं की गई पाबंदी के ऐलान से मुतालिक, तो उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा है कि इत्तेहादियों को नहीं ऑन बोर्ड लिया गया, तो ये लेना चाहिए था। ये इस पर उन्होंने एग्री किया है। तो लेट्स सी कि जो उनका बयान स्पेशली जो 8-10 दिन की वो बात कर रहे हैं, इस पर हम बात भी कर लेते हैं। चूँकि मुल्की सियासत में हम जो देखते हैं गैर यकीनी की सूरत हाल में इजाफा हुआ है, तो ज़ाहिर है इस पर बात करना बहुत अहम है। और जो आलमी इदारे जिसकी हमने बात भी की, रेफर भी के कल भी बात की थी कि जिसने हुकूमत के जाने से मुतालिक भी बात की थी, और ज़ाहिर है जिस पे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि नहीं हुकूमत जाने की बात नहीं है, वो सिस्टम के लपेटने की बात है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इस पर बात कर लेते हैं। हमें सीनियर सियासतदान साबिक गवर्नर सिंध भी हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब आज प्रोग्राम में साथ मौजूद। मोहम्मद ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ज़ुबैर साहब, हुकूमत की सबसे बड़ी जो इत्तेहादी जमात है, ज़ाहिर है उसकी हम बात करें तो सोलो फ्लाइट वाला मामला लग रहा है। इत्तेहादी जमातों को इत्तेमाद में लिए बगैर PTI पर पाबंदी का ऐलान भी उन्होंने किया। उजलत की वजह आपकी नज़र में क्या थी? चूँकि लीगी रहनुमा की वजाहत तो आ चुकी है कि इत्तेहादियों से मुशावरत की जाएगी, काबीना की मंजूरी के बाद डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। ये सवाल आपसे मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़रा आप नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान भी रहे हैं, पार्टी में बहुत करीब रहे हैं, आपको पार्टी की पॉलिसी का भी अंदाज़ा है। आपकी राय में ये जो सब कुछ हो रहा है, स्पेशली जो पाबंदी से मुतालिक ऐलान हुआ, क्या नवाज शरीफ साहब की मंजूरी से हुआ होगा? मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल क्लियर है। जब अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें उन्होंने जो तासुर दिया था, बड़ा क्लियर कट तासुर दिया था कि दो चीज़ों का, कि एक PTI पर बैन लगाने के हवाले से, और आर्टिकल 6 3 PTI के लीडर्स पर, आरिफ अलवी साहब पर, इमरान खान साहब पर और कासिम सूरी साहब पर। और उस वक़्त तो उन्होंने ऐसी शो किया था कि सिर्फ काबीना में इसको लेके जाएंगे और उसके बाद आगे सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाएगा। अब जो साफ नज़र आया है, उसके बाद जो रिएक्शन आना शुरू हुआ है, चाहे उसमें PMLN के सीनियर लीडर्स हों, पीपल्स पार्टी के जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी लीडरशिप हो, सबकी तरफ से अब ऐसे ऐलानात हो रहे हैं। आज़म तारड़ साहब ने भी आज कल बात की कि अभी ये फ़ैसला नहीं हुआ, इस पर डिबेट होगी और फिर उसके बाद आगे लेके, अब इसको उजलत कहेंगे या इनकॉम्पिटेंस कहेंगे? इनकॉम्पिटेंस ही कहेंगे कि जी पहले तैयारी नहीं की, इतने इम्पोर्टेंट मसले पर आपने पहले बात नहीं की और उसके बाद आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी 2 घंटे की, और अब ये कह रहे हैं कि जी ये इतना कोई आसान काम नहीं होता। आसान काम तो नहीं होता, जाहिर सी बात है। आपने इतनी बड़ी बात की है कि बैन लगाने की PTI पर, तो उजलत में भी किया गया। इसको मैं अहलियत का फुकदान भी कहूँगा कि ये चीज़ें जब अच्छी तरह से डिस्कस नहीं होती, डिबेट नहीं होती, और उसके बाद बग़ैर उसको तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किए बग़ैर आप अनाउंसमेंट कर दें, तो फिर ऐसे ही बैकफायर होता है और फिर आप रिवर्स गेयर लगाते हैं जो अभी हुकूमत लगाती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, आप ज़ुबैर साहब जो बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये उजलत से ज़्यादा आप इसको नाअहली की बात करें कि इस तरह से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी नज़र में नहीं करनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स को स्पेशली ऑन बोर्ड लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, अब जाहिर है ये बहस अब आगे भी चलती रहेगी, लेट्स सी के हालात किस तरफ जाते हैं, लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात की अगर बात की जाए, ये जो बहरान है मुल्क पे एक तरह से, इसका वाहिद रास्ता आप भी एग्री करेंगे डायलॉग है सिर्फ, जिसके लिए जाहिर है दोनों तरफ से लचक दिखाना,
दोनों पार्टीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी दोनों तरफ से होनी चाहिए, हुकूमत भी थोड़ा पीछे हटे, ऑपोजिशन भी थोड़ा पीछे हटे, और उसके बाद जो है संजीदा मुज़ाकरात की तरफ जाया जाए, एक टेबल पर बैठा जाए ताकि रूल्स ऑफ बिजनेस डिसाइड हो सके, ताकि किसी तरह से ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसको ख़त्म किया जा सके। देखिए, मुज़ाकरात होना तो बहुत ज़रूरी होता है। हम इंडिया के हवाले से भी कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया के कशीदगी है, बहुत सालों से कशीदगी है, बट मेरे जैसा शख्स, बहुत से दूसरे लोग कहते हैं कि जी कशीदगी करने का तो वाहिद तरीका ये होता है, द प्रोसेस ऑफ डायलॉग मस्ट ऑलवेज कंटिन्यू। यही बात है, हुकूमती जमात जो भी हो, आज की हुकूमती जमात है PMLN, अपोजिशन है PTI, डायलॉग होना तो ज़रूरी है। ये जो एक बात होती है ना, दोनों को एक एक कदम पीछे हटना चाहिए, ये इसका कोई लॉजिक नहीं होती। प्रोसेस ऑफ डायलॉग बगैर किसी कंडीशंस के आगे आना चाहिए, दोनों साइड को बैठना चाहिए, और ये पार्लियामेंट के फोरम पर होना चाहिए, स्पीकर के थ्रू होना चाहिए, और उसमें जो दोनों साइड्स की डिमांड्स हैं उस वक्त फिर तय हो ना। पहले एक एक साइड पीछे होने से डायलॉग ही नहीं शुरू हो रहा। भाई डायलॉग तो वो वहाँ आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, PTI वाले भी आते हैं, PMLN वाले भी, PBB वाले भी आते हैं, स्पीकर उनको अपने चैम्बर में बुलाएं और उनको ये कहें कि अपने अपनी टीमों का ऐलान करें, 4-4, 5-5 लोगों को, और उनकी मौजूदगी में एक हम प्रोसेस शुरू करेंगे डायलॉग का। उसमें फिर पता चलेगा कि PTI क्या डिमांड्स लेके आती है, हुकूमत की क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन होने तो इसी तरह से, ये एक स्टेप पीछे की बात नहीं, क्योंकि PTI कहती है कि जी अच्छा हम एक स्टेप पीछे लेते हैं, PMLN के लिए वो साजगार ना हो, या PMLN एक स्टेप कहते हैं हम पीछे लेते हैं और आप आए बातचीत करें। मेरा नहीं ख्याल है ये हल है। द ओनली वे इज़ के आए, बैठते हैं, और उसमें बग़ैर कंडीशंस के, प्री कंडीशंस के आके बैठते हैं। आप अपने कंसर्न्स बताएं PTI, बिकॉज ऑपोजिशन के सीरियस कंसर्न्स है ना। इलेक्शन तो उनके हवाले से, PTI के हवाले से एक उनको जाहिर सी बात है कंसर्न्स हैं, और वो कंसर्न्स हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि उसको एड्रेस करे। कैसे एड्रेस करता है? जो ट्रिब्यूनल बनते हैं उसमें कौन से जज लगने चाहिए, कितनी जल्दी फैसले आने चाहिए, ये तमाम चीज़ें हुकूमत को तैयार होना चाहिए, उसको बिल्कुल हुकूमत को ज़्यादा तैयार होना चाहिए। अच्छा ज़ुबैर साहब, जो सियासी तनाव इस वक्त है और ज़रा हम उसमें इजाफा ही देखते चले जा रहे हैं, अब ऐसे में चूँकि बहुत से पॉलिटिशियंस ये राय भी रखते हैं कि अगर इसी तरह से तनाव रहा तो सिस्टम खुदा न खास्ता डीरेल हो सकता है, चूँकि जिसका हम हवाला भी दे रहे हैं फिच की रिपोर्ट, बाद में ख्वाजा आसिफ साहब ने तबसरा भी उस पर किया। तो मेरा सवाल आपसे है कि इस सारी सिचुएशन में आपकी राय में क्या ऐवान सदर कोई रोल अदा कर सकता है? ऐवान सदर से कोई रोल नहीं प्ले हो सकता। देखें ना, जरदारी साहब तो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और हुकूमती इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी हुकूमत का काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी अगर सपोर्ट ना करे तो PMLN की हुकूमत गिर जाएगी। सो वो उनका रोल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है पीपल्स पार्टी का, लेकिन वो उसी नज़रिए को रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं जो कि PMLN का है, इत्तेहादी हैं, और जाहिर सी बात है वो शख्सियत पर भी डिपेंड करता है। जरदारी साहब बहुत से तबकों में बड़े लाइक किए जाते हैं, लेकिन PTI के हवाले से मेरा नहीं ख्याल है उनको कोई ट्रस्ट है जरदारी साहब पर, और वो नहीं एग्री करेंगे कि जरदारी साहब की थ्रू ये प्रोसेस शुरू हो। देखिए ना, प्रोसेस एक तो मैं वजाहत कर दूँ क्या करना है इस वक्त। क्या PMLN को नहीं पता, पीपल्स पार्टी को नहीं पता कि क्या कंसर्न्स है PTI के? उनके जो रीसेंट कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करना लाजमी है। 2024 का फरवरी का इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिर्फ PTI को नहीं है, तमाम पाकिस्तानीज़ को उसके हिसाब से कंसर्न्स हैं। बाहर के लोगों को, ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने एक्सप्रेस किए वो कंसर्न, US कांग्रेस ने उस पर रेजोल्यूशन पास किए, और भी लोग हैं जो बाहर हैं, अखबारात हैं, मीडिया है, जो उस चीज़ को फरवरी के इलेक्शन के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब वो तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर हो सकते हैं? क्या PMLN को नहीं पता? इस्लामाबाद की 3 सीटें ले लें मिसाल के तौर पर, तो वो ट्रिब्यूनल है, वो जस्टिस जहांगीरी वो उसको हेड कर रहे थे और वो फैसला देने वाले थे। अब आप उसको रोक दें, ब्लॉक कर दें, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जी डायलॉग होगा और PTI को आप मुतमईन कर सकेंगे? या तो आप ट्रिब्यूनल्स को इफेक्टिव बनाएं, या आप ये तैयार करें कि जी ठीक है, अगर इलेक्शन इतने
क्रेडिबल नहीं थे, जो कि नहीं थे, तो उसको कैसे या तो 6 महीने के बाद या 9 महीने के बाद दोबारा इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन, ये जो प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन है, इसको भी तब्दील करना है और लाजमी तब्दील करना है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें तो ब्लेम उन्होंने इलेक्शन कमीशन को किया है, तो इलेक्शन कमीशन बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। सो तहफ़्फ़ुज़ात तो बहुत सीरियस नेचर के हैं। PTI PML छोड़ के अगर हम बात करें तो इस पर हुकूमत ही कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ के हवाले से कि उन्होंने जिस तरह हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका, उसमें उन्होंने बात की कि जो अगले 10 दिन है वो बहुत अहम है और उनमें पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। आपके नज़दीक अगले 10 दिन कितने अहमियत के हामिल आपको दिखाई दे रहे हैं? अब ख्वाजा आसिफ को पता होगा कि अगले 10 दिन में क्या होने जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसी चीज़ सीक्रेट है। मे भी जाहिर सी बात है, ख्वाजा आसिफ सीनियर 3 रहनुमा हैं PMLN के, उनको शायद कुछ पता हो कि 10 दिन में क्या होने जा रहा है, लेकिन अब तो वेट ही कर सकते हैं कि ख्वाजा आसिफ अगले कुछ चंद दिनों में पता चलेगा कि जी अच्छा ये इस सिलसिले में ख्वाजा आसिफ ने कहा था 10 दिन में पता चल जाएगा। लेट्स होप एंड प्रे कि जी पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, कोई ऐसी चीज़। आमीन जी, पाकिस्तान के लिए वाकई अच्छा हो, यही दुआ होनी चाहिए। अच्छा ज़ुबैर साहब, एक चीज़ और भी, जो मखसूस नशस्तों के फैसले के खिलाफ नून लीग ने, यानी हुकूमत ने एक तरह से जो रिव्यू का एक फ़ैसला किया, रिव्यू दायर भी किया, फिर इसमें नंबर भी लग गया, नंबर अलॉट भी हो गया उनकी दरख्वास्त को। ज़रा अक्सरियती फैसला है और उसी सुप्रीम कोर्ट में किस उम्मीद के साथ नून लीग गई है? आपकी राय क्या है इस मामले में? देखें, रिव्यू पिटीशन में कुछ भी नहीं होना। रिव्यू पिटीशन उन्हीं के पास जाएगी। ये फुल कोर्ट था और फुल कोर्ट का फैसला आ चुका है, उसमें तमाम एस्पेक्ट्स डिस्कस हो चुके हैं। जो हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू था उसको अटॉर्नी जनरल ने रिप्रेजेंट किया है, इलेक्शन कमीशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी वहाँ आ चुका है, PTI का पॉइंट ऑफ व्यू भी आ चुका है। तो तमाम लॉयर्स वहाँ अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुके हैं। अब रिव्यू में तो ये होता है कि कोई पॉइंट ऑफ लॉ जो है जिसको सुप्रीम कोर्ट फैसला देते हुए इग्नोर कर दिया, मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिव्यू होगा इससे मुख्तलिफ होगा। वो तो मेंटेन ही करेंगे, बल्कि हो सकता है कि शायद इससे भी ज़्यादा डिमांड करने पहुंच जाएं PTI वाले कि जी जब आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की थी तो फिर इलेक्शन ही गलत हुआ है, फिर तो फरवरी का पूरा इलेक्शन ही गलत हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस ने ये फैसला दिया, 11 ने बाशमूल काजी फाइज ईसा के, कि जी जो 13 जनवरी का फैसला था बल्ला के निशान वापस लेने का, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट किया था। तो जब गलत इंटरप्रेट किया था तो इतना बड़ा इलेक्शन उस गलत इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर हो गया, तो मेरा ख्याल है रिव्यू में तो हुकूमत के लिए लेने के देने ना पड़ जाएं कि जी ये तो PTI वाले और डिमांड करेंगे जी इस पूरे। लेकिन इसमें ज़ुबैर साहब, चूँकि एड हॉक जजेस वाला मामला भी तो अब सामने आ रहा है, ज़ाहिर है अभी तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये मामला किस हद तक मुकम्मल हो जाएगा। अभी तो ज़ाहिर है हो सकता है इसी बेंच के सामने, फुल कोर्ट के सामने ये दरख्वास्त जाए, लेकिन जो एड हॉक जजेस वाला जो मामला है उस पर ज़ाहिर है मुख्तलिफ राय आ रही है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि बाकायदा आइन में जिक्र है, कुछ और रहनुमाई जो कि माजी का हवाला भी देते हैं, PTI ज़रा इसकी मुखालिफत करी है। हाउ डू यू सी दिस? राना सनाउल्लाह की बात आइन में तो है, गुंजाइश है, लेकिन अभी क्या ज़रूरत पड़ गई है? अभी फैसला जो आया सुप्रीम कोर्ट का रिज़र्व सीट्स में, उसी के बाद तमाम ये चीज़ें क्यों होनी शुरू हो गई? उसके 2 दिन के बाद तार ने आके अनाउंस कर दिया कि हम बैन लगाने जा रहे हैं PTI पर। उसी वक्त अनाउंस हो गया कि जी ये जो एड हॉक जजेस अपॉइंट करने जा रहे हैं, 4 एड हॉक जजेस, क्यों, क्या हुआ है? और अभी तो ख़ास तौर पर छुट्टियां शुरू हो गई सुप्रीम कोर्ट की, तो वो तो जजेस सारे मौजूद भी नहीं होंगे। नॉर्मली तो ऐसे ही होता है छुट्टियों के दौरान कि जब तक कोई बहुत ही अर्जेंट मामला ना हो उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं होता। सो मेरा नहीं ख्याल है कि इसके टाइमिंग जो इसकी है, टाइमिंग के हवाले से शकूक व शुबहात होते हैं और बिल्कुल हैं कि जी हुकूमत क्यों एक्सप्लेन कर देना, क्यों चाहती है कि जी एड हॉक जजेस इस वक्त 4 तैनात किए जाएं। लोगों का तो ख्याल ये है कि ये इसलिए 4 ऐड किए जा रहे हैं ताकि वो जो बैलेंस 8-5 का था उसको ठीक किया जा सके किसी ना किसी तरह से, उस के फेवर में, हुकूमत के फेवर में। तो ये तो शकूक तो रहेंगे और हुकूमत को मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त ये एड हॉक जजेस को ऐड करना चाहिए। अच्छा ज़ुबैर साहब, अब ज़रा मौजूदा ये जो मौशी हालात हैं इनके हवाले से अगर बात करें, इस पर आपका कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, जिस अशिया की आप बात करें, मार्केट में जाते हैं, क़ुव्वत ख़रीद नहीं है आवाम की,
एक तरह से कहा जा, मतलब हर चीज़ में देखा जाए तो एक बम फोड़ दिया जाता है कि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है। अब मुस्तकबिल करीब में आपको हालात थोड़े बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, अगले 1-2 साल में तो कोई बेहतरी का इम्कान नहीं है। मैं बिल्कुल ब्लंटली एक चीज़ कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस अभी आपने देखा इंक्रीज़ हुई हैं, बिजली का अनाउंस किया है और वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है जो अभी जुलाई की फर्स्ट से इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो गई है। और जो हमारे जो पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है, जो हमारे IPPs के कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसके हिसाब से हमने और 2 ट्रिलियन रुपीस तक IPPs को देने, चाहे बिजली आप पैदा करें या ना पैदा करें, वो आपने देने हैं। फिर आपके जो लाइन लॉसेस हैं, फिर आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उसकी जो बदहाली है, उससे जो लॉसेस हो रहे हैं, कलेक्शन कम हो रही है, लाइन लॉसेस बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये तो सब आवाम के लिए मुश्किलात ही होंगी। तो जिसको कहते हैं ना बम गिरा दिया, तो बम गिरते रहेंगे आवाम पर। और अगर कोई बैठ के सोच रहा है कि जी ये आइंदा चंद दिनों में या हफ्तों में या महीनों में, और मैं दोबारा एक चीज़ कह दूं कि देखें हुकूमत तो ये ज़ाहिर है कोशिश करती है बताने की, जी देखें अभी हमें तो 3 महीने हुए हैं। एक तो ये भी गलत है, अप्रैल 2022 में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे और PMLN की हुकूमत आई थी, PDM की हुकूमत। ये तीसरा बजट उस हुकूमत ने दिया है, 2022 में भी दिया था, 2023 में, 2024 में। सो वो ये तो नहीं क्लेम कर सकते कि हम तो अभी भी आए हैं, अभी हम करें। क्वेश्चन तो ये है कि आपने पिछले 2.25 साल में कौन से रिफॉर्म्स किए हैं? क्या एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स किए हैं जिसकी वजह से आइंदा आने वाले वक्तों में, महीनों में, सालों में बेहतरी आएगी आवाम के लिए? या आपने टैक्स सेक्टर में कोई इम्प्रूवमेंट की है जिससे टैक्स का बोझ उस तरह से नहीं होगा जैसे इस वक्त है? या आपने पिछले 2.25 साल में जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके लॉसेस तकरीबन 600, 700, 800 बिलियन रुपए पर एनम होते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए 2.25 साल में कौन से वो स्टेप्स हैं जो उठाए हैं? और क्या वो उसकी बदहाली थोड़ी कम हुई है? क्या कर्जे जो हैं हमारे कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं, या इतने ज़्यादा हुए हैं जिस स्पीड से बढ़े कि पाकिस्तान की तारीख में इतने कर्जे नहीं हुए थे? उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आवाम पर पड़ता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट आपका तकरीबन 10,000 बिलियन के करीब आपको इंटरेस्ट देना है साल का, और वो आपका जो नेट फेडरल रेवेन्यू है उससे ज़्यादा है। तो सिर्फ इंटरेस्ट देने के लिए भी आपको कर्जे लेने हैं, बाकी हुकूमत चलाने। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ाहिर ये मामला कुछ इसी तरह से नज़र भी आ रहे हैं। ज़ुबैर साहब शुक्रिया साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और चूँकि ये आखिर में बात हम मुल्की मुआशी सूरत हाल से मुताल्लिक़ कर रहे थे, और इसमें ज़रा IMF के साथ स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट होने के बाद, फिच के तबसरे के बाद हमने कल क्या देखा कि स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान था, और ऑल टाइम हाई जो 100 इंडेक्स था वो 80,900 तक भी गया था। लेकिन आज जो दिन का आगाज़ हुआ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, तो मंदी का रुझान है, 80,881 पे है इस वक्त। तो ये थोड़ा सा आज का दिन इतना अच्छा नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए जो आगाज़ हुआ, बल्कि कल का दिन बहुत अच्छा था स्टॉक मार्केट के लिए। बट स्टॉक मार्केट मेरी राय ये है कि डिफाइन नहीं करती पाकिस्तान की इकॉनमी के लार्जर स्केल पर जो की प्लेयर्स कम हैं, और इसमें ज़रा में देखना होता है कि बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये बाकी डोमेन्स में क्या हो रहा है। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। रोबोट्स का मुकाबला कहाँ हुआ और कैसा हुआ, दिखाते हैं आपको। वेलकम टू NUST, कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जहां पर हो रहा है नेशनल इंजीनियरिंग रोबोटिक्स कॉन्टेस्ट 2024। और ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है, 20th एडिशन है। 2003 से ये कॉन्टेस्ट हो रहा है, और हर मर्तबा हम देखते हैं कि पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती है। इस मर्तबा की अगर बात की जाए तो 200+ टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं, और क्या ज़बरदस्त थीम्स हैं यहाँ पर। एग्जैक्टली, और उन थीम्स की बात भी करेंगे। इस कंपटीशन का जिक्र भी होगा कराची से कश्मीर तक, क्योंकि यहाँ पर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की पार्टिसिपेशन है। 200+ टीम्स हैं, और जो थीम्स का हम जिक्र करें उन्होंने डिवाइड किया हुआ है इस कंपटीशन को। बहुत सी कैटेगरीज हैं, कुछ इंडोर कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं और कुछ बाहर कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं,
बड़े बड़े बच्चे भी हैं, रोबोट्स छोटे छोटे से भी हैं, सोमो वॉर्स भी हैं, हाँ। और रोबोट्स बड़े बड़े भी हैं, रोबो वॉर्स भी हैं, और ऐसे में ड्रोन्स कंपटीशन भी है। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि स्कूल के बच्चे किस तरह से उन्होंने रोबोट्स यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं। मुझे याद है स्कूल का टाइम, जो हमारा टाइम होता था, हम भी सोच रहे थे शाम को कहाँ घूमने जाएंगे, कहाँ पर खेलने के लिए जाएंगे और क्या क्या कुछ हम नया कर रहे होंगे। बट आज के बच्चे बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं जनाब, और क्या ज़बरदस्त इनोवेशंस यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। वैसे मुझे लग रहा है इंडोर माहौल जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मुझे लगता है कि जो माहौल आउटडोर है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जो कंपटीशन बाहर हो रहे हैं, नहीं वो रोबो वॉर्स भी हैं, वो सोमो वॉर्स भी हैं, वो ड्रोन कंपटीशन भी है। आई एम श्योर कि सबीन के पास कुछ ऐसी खबरें भी होंगी कि जिसने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया होगा अपना प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली, मैं मुलाकात करवाऊंगी आपकी उन स्टूडेंट से भी जिन्होंने स्क्रैच से रोबोट अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और लेट्स सी कि क्या से क्या उनका रोबोट कर देगा। एग्जैक्टली। अच्छा, ये नास्ट और करियर गोल्स प्रोग्राम ऑफ HEC की कोलैबोरेशन से इसका इनेकाद हुआ है EME में। तो चलते हैं, मैंने आज क्या कहा था आपको, आउटडोर। आप चलें इधर, हम चले उधर। लेट्स सी। बॉक्सिंग रिंग नहीं है, ये फाइटिंग रिंग है। यहाँ पर रोबोट्स की हो रही लड़ाई, रोबो वॉर्स हो रही हैं। जो टीम्स हैं वो नारे भी लगा रहे हैं, वो सपोर्ट भी कर रहे हैं अपनी टीम को, और डिफरेंट से रोबोट्स हैं जिनका कंपटीशन जारी है। एक जीत चुका है और एक ज़रा हार चुका है। तो मेरा ख्याल है ये राइट वाले जीते हैं जी, मेगाबाइट जीत गया जी। ये मेगाबाइट से मुतालिक भी हम डिटेल से बात करेंगे। आइए ज़रा दिखाते हैं आपको मेगाबाइट। ये है मेगाबाइट साहब जो कि जीत चुके हैं। ये आप इनके साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैन। कैसे जीता ये बस जीत गया। कैसे यार, क्या पिलाया है इसको? इसकी टेक्निक्स हैं, क्या टेक्निक थी? इसकी टेक्निक्स हैं कि इसको हम घुमा के इस तरह आगे लेके जाते हैं और बस। अच्छा, ये कितने टाइम में बना? हमारा ये 3rd वेरिएंट है। अच्छा। तकरीबन पिछले 3 साल से हम इसको रोबो वॉर्स में हैं, इस अच्छा, टीम के साथ हैं। यानी ये पहले से बनाया है? हाँ, इसका पहला वेरिएंट बनाया था, फिर इसको अपग्रेड किया 2nd पे, और अभी हमारा 3rd वेरिएंट है इसका। अभी तक हारा है ये? नहीं, आज तक नहीं आ रहा। आज तक नहीं हारा ये? इसका मतलब फाइनल तक पहुंचने की सलाहियत है। इंशाल्लाह फाइनल जीत के जाएगा आज भी। ये मारता किस चीज़ से है? ये वेपन लगा हुआ है, इससे मारते हैं। इसके हमने साथ 2 BLDC मोटर लगाई हुई हैवी सी। अच्छा। ठीक है, तो उसके अच्छे खासे RPM है, हम अगले को मौका ही नहीं देते कि यानी घूमता और मारता है? घूमता हुआ मारता है। ये वेपन लगा हुआ आपके सामने, और इसलिए हमारा यार ये मार धाड़ क्यों पसंद है नौजवानों को? यही तो मज़ा है इसमें। आप देखें मार धाड़ होती है, मज़ा आता है इसमें। अच्छा, तो ज़हर ये क्या फ़ायदा इसका रियल लाइफ में? इसकी हम डिफरेंट इसको एप्लीकेशंस लेके जा सकते हैं। अभी तो एज अ गेम हम इसको लेके चल रहे हैं, इसको इंडस्ट्रियल पर्पस में लेके जा सकते हैं। कैसे? इंडस्ट्री में क्या करेगा ये? इंडस्ट्री में हमारे पास इस तरह होती है, कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं, और हमारे पास लिफ्टर्स होते हैं, वो काफ़ी हैवी वेट होते हैं। इसका आप साइज़ देख सकते हैं, इसकी हाइट मैक्सिमम 5 इंच है, तो हम इसको बहुत कम सर्विस के अंदर इसको लेकर जा सकते हैं, चीज़ें लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह। इसकी इतनी कैपेसिटी है कि ये 200 kg से ज़्यादा भी अपने ऊपर लोड बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा, इसका अपना वजन कितना है? इसका अपना वजन इस टाइम 66 kg है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त कुकी के साथ। ये कुकी क्या है? ये उस रोबोट का नाम है भाई। नाम बड़ा क्यूट है, काम बड़ा खतरनाक करता है। लड़ता है ये, किसके बिहाफ पे लड़ता है? इस टीम के बिहाफ पे लड़ता है। टीम है कुकी और ताल्लुक इनका रहीम यार खान से। अब इनका सफ़र अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर तमाम हो चुका है, चूँकि ज़रा कंपटीशन है, कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है। तो इसने लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी है, लेकिन फ़िलहाल कुकी इस सीन से आउट हो चुकी है। टीम से बात करते हैं कि रहीम यार खान से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा है इस कंपटीशन में आकर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, उरूज वसीम खान। ओके, अरूज कोई टीम लीडर भी होता है या सब टीम लीडर हैं? Basically everybody is a team leader. ग्रेट। ये बताएं कुकी की कहानी क्या है? So Cookie is a battle bot, as Okay. you know already, and it's been a long work in progress. So basically the idea came about 2 to 3 months ago when it was thrown. आपके ख्याल में कुकी क्यों हारा? हमारा ना जो कुकी था वो बेसिकली नेट में उस टाइम पे स्टक हो गया था। Okay. तो उसको पीछे पुल करने में ना काफ़ी ज़्यादा फोर्स लग गई, उसकी है। वजह से मोटर पे हमारा प्रेशर फोर्स आ गया था, and so stuff तो इसके happened there. रिमोट होता है? We were controlling it with the phone. It was a- फोन से कंट्रोल Yeah. होता है ये। ओके, दैट्स नाइस। अब आपके ख्याल में क्यों हारा? यही बात चक्कर था, नेट पे फंस गया था? जी, जो हमारा ओपोनेंट था उसने पीछे से पुश किया, नेट में जाके फंस गया, और मोटर्स चल रही थी, वो नहीं चल सकी मतलब, और फिर माइक्रो प्रोसेसर जो था हमारा वो जल गया। मेरे साथ है इस वक्त बैतुसलाम की टीम, एक मदरसे की टीम है, और लास्ट ईयर इस कंपटीशन में बहुत सी कैटेगरीज में बैतुसलाम के इन बच्चों ने फाइनलिस्ट की जगह बनाई थी। बहुत से कॉम्पिटिशन्स विन करके ये लोग यहाँ से गए थे। इस बार के सोच से आए हैं सोमो वॉर, नॉट सोमो पहलवान, लेकिन इस छोटे से रोबोट ने अभी तक तो तहलका मचाया हुआ है। जो इसके सामने आता है वो टिक नहीं पाता। ज़रा पूछते हैं इससे, इसका नाम क्या है और इसका काम क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम शेरबाज है। ओके। और मैं A लेवल के फाइनल ईयर में हूँ। ओके,
ग्रेट जी। बैतुलसलाम में ए लेवल्स कर रहे हैं और बनाया आपने ये छोटा सा लेकिन खतरनाक रोबोट। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बाबू सर। बाबू सर, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल उस माउंटेन रेंज की तरह है। वो कैसे? Just like mountain. ये एक पहाड़ है जी। ओके, और करता क्या है ये? पुश करता है? जी, इट पुशेस द रोबोट द ओपोनेंट Okay. हाई इंटेंसिटी। अच्छा, कितना टाइम लगा इसे बनाने में? इसे बनाने में हमें तकरीबन 1 महीना लगा। ओके, 1 महीने में आपने बनाया। अच्छा, जब यहाँ पर आना था क्या सोच के आ रहा था? क्योंकि ज़रा लास्ट ईयर आपकी बहुत सी टीम्स थी बैतुलसलाम की जो विन करके गई थी यहाँ से, तो आपके पास प्रेशर तो होगा ना कि ज़ाहिर है आपने डिफेंड करना एक तरह से। बिल्कुल। सो ओवरऑल इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। हम लोग इसलिए आ रहे थे कि हमें अगले साल के लिए कुछ सीखने को मिले। बहुत सी कैटेगरीज, बहुत से थीम्स, जिसमें NERC एरो में जीत चुका है मिलेनियम फैल्कन। ये है जी मिलेनियम फैल्कन, जिसने सारे के सारे ड्रोन्स को कहा करो करी करो करी। मैं हूँ यहाँ पर और मेरी यहाँ पर चलेगी। तो ये है इनके पायलट, इखलास इनका नाम है, और इन्होंने इसको इतना ज़बरदस्त अंदाज से उड़ाया कि कोई भी ड्रोन इनके आसपास आने की जरूरत नहीं कर सका। इखलास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इखलास जमशेद हूँ और मैं नस H12 SMME से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। Okay. और आज मैंने NERC 2024 कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, एरो कैटेगरी विच वाज लाइन ऑफ साइट इन प्रोफेशनल कैटेगरी। सो मुझे तो काफ़ी अच्छा ये इवेंट लगा। इसमें एटलीस्ट 30 टीम्स थी ऑल ओवर, और पहले हमारे सेमीफाइनल्स थे, दैन हम फाइनल में गए। फाइनल में 2 टीम्स थी और हमने 36 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया और इंशाल्लाह बाजी जीती। क्या बात है जी। जब जीते थे तो फिर क्या किया था? What was the first sound? क्या सुनने को मिला पूरे ग्राउंड को? क्लैपिंग हुई थी जी, क्योंकि जीता है मिलेनियम फैल्कन। अच्छा, तो ये है ड्रोन बनाया इस बच्चे ने। तो हम इस पर बात करेंगे क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं जो कि बड़े इंप्रेसिव हैं। स्कूल से आप लोग यहाँ पर आए हैं इस प्रोजेक्ट को लेके। अच्छा, ये ड्रोन बनाने का ख्याल कैसे आया? शौक था पहले तो बहुत शौक था DJI के ड्रोन में, लेकिन फिर स्कूल वालों ने FPV ड्रोन्स का तारुफ कराया और उसमें ज़्यादा फन था, तो आई सेड व्हाई नॉट। आपके हाथ में क्या है? ग्लासेस, वियर ग्लासेस हैं? ये गॉगल्स हैं। ओके, इसमें क्या होता है? ये तो बड़ी नई चीज़ लगी है मुझे ये जो ड्रोन के हवाले से। ये FPV ड्रोन है। FPV ड्रोन है। FPV मीनिंग फर्स्ट पर्सन तो ये पहन के उड़ाने होते हैं जी। अगर FPV ड्रोन है ओके, तो हमें ये उसने मेरे हाथ पे इनकार कर दिया, मैंने कहा वापस कर दें। जी जी प्लीज। तो इसके आगे एक माइक, इसके आगे कैमरा लगा हुआ होता है। ठीक है। तो जब हम इसे बाइंड करते हैं टुगेदर, तो इसकी विजन हमें आती है, तो हम उससे उड़ाते हैं। तो कंट्रोल एक बंदा ही करता है? जी, कंट्रोल एक बंदा ही करता है। देख भी नहीं और कंट्रोल हाथ से ही कर रहे हैं इसको, राइट? अच्छा, अभी तक जितने कंपटीशन हुए तो उसमें अभी तक अनबीटेबल है ये? इसमें अभी तक अनबीटेबल है। मेरे साथ है सोमो वॉर्स के विनर, और इस प्रोजेक्ट का नाम है सोमो बिन लादेन। और इस हल्का फुल्का नहीं, ज़रा भारी है, तो इसने बहुत भारी है भाई, और इसने जो है सबकी छुट्टी करा दी है। तो इस टीम से बात करेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या था कि जिसने सारे सोमो रोबोट्स के छुट्टी कराई। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम सर। क्या हाल है? क्या नाम है? शहजाद। शहजाद, कितना टाइम लगा इस सोमो बिन लादेन को बनाने में? इसमें 3 महीने। बस? इतना भारी क्यों है? 2 बिट है वगैरह, इसके ये चीज़ है कि मजबूत है, कोई मारे पुशअप करे तो इसको कुछ हो ही ना। अच्छा। अभी हमारे 14 रोबोट के साथ गेम था, तो उसमें फिर 2-3 में ख़राब हो जाते, इसलिए मैंने उसको बिल्कुल कवर किया है। बेसिकली हमने बनाया हुआ है ये लाइन फॉलोअर रोबोट, जो कि एक लाइन को फॉलो करते हुए अपने ट्रैक को कंप्लीट करता है। और इस कैटेगरी में हमने मिनिमम टाइम में इस ट्रैक को कंप्लीट करके विन करना है। अच्छा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कितने मिनट में या कितने सेकंड्स में ये ट्रैक कंप्लीट कर लेगा? हमने इसे फास्टेस्ट स्पीड पे चला के देखा, ये 5.9 सेकंड में जो है कंप्लीट ट्रैक कर रहा है। So let's see 5.9 सेकंड्स में अभी अपना ट्रैक कंप्लीट करता है नहीं करता। टाइमर इसके अंदर बिल्ड है। 1 2 3। इस वक्त जो हमने आपको दिखाया था कि रोबोट ने ट्रैक कंप्लीट करना है, तो उन्होंने बताया था कि 5.9 सेकंड में पहले ये कंप्लीट कर चुका है। तो अभी इसने कितने सेकंड्स में, अभी कितने सेकंड्स में इसने कंप्लीट किया ट्रैक? इसने 6 सेकंड में पूरे कंप्लीट 6 सेकंड्स में। और कहाँ पे लिखा होता है? ये आपकी
एलसीडी पे जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे शो है। वेरी नाइस, एग्जैक्टली ये 6 सेकंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें इसमें पूरा अपना जो ट्रैक है वो कंप्लीट कर लिया। अच्छा, आप ज़रा मुझे इसकी मेकिंग के बारे में बताओ, कितना टाइम लगा इसको बनाने में, और स्पेशली ये वाली शेप क्यों सेलेक्ट की? क्योंकि मैं बाकी लाइन फॉलोइंग रोबोट्स देख रही थी, उनकी शेप, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। अच्छा, सबसे पहले इसकी शेप हमने ये सिलेक्ट इसलिए की क्योंकि इस शेप में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और जब हम ऐसे कॉम्प्लेक्स ट्रैक को पूरा कर रहे होते हैं तो हमें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए जो है इसकी शेप हमने इस तरह से डिज़ाइन की और फिर उसको जो वो प्रिंट करवाया। अच्छा, दूसरे इसके अंदर हम यूज़ करते हैं माइक्रो कंट्रोलर ESP32, जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है एक सिंपल माइक्रो कंट्रोलर से। तो इसकी रीज़न है कि ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 6 सेकंड आपके सामने जो है इसने पूरा किया। बजट कितना इसमें इन्वॉल्व है, थोड़े से इसकी मुझे थोड़ी सी डिटेल्स दीजिएगा। हमारा इसमें ऑलमोस्ट तकरीबन 75,000 का जो है वो एक्सपेंस हुआ, क्योंकि इसकी जो शेप होती है ना उसमें जो है ना हमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंस लग जाता है। जरा अपने रोबोट के बारे में बताएगा हमें। जो हमारा थीम है, इट्स बेसिकली अबाउट प्लांटिंग ट्रीज यूजिंग रोबोट्स ऑन अ स्केल लेवल। सो दिस mechanism is basically used for picking up debris. So basically you're making a place where you can plant a tree, and it's also used for picking up saplings जो आप plant कर सकते हैं जहाँ पे अपन को plant कर। So basically you're planting trees with it. So this is the mechanism for that. ये इसके ऊपर बैटरी लगी हुई है। On the back here you can see sensors. These are infrared sensors. They basically used to measure distance between certain things. So we can keep our robot away from walls. We can read things with it. That's one thing. अगर हम इसको फ्रंट से दोबारा दिखाएं, दिस ब्लू बोर्ड राइट है, मे बी यू कैन सी इट, दिस इज अ माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। दिस इज बेसिकली द ब्रेन्स ऑफ द रोबोट। इसके अंदर हम कोड अपलोड करते हैं इसका, एंड दिस इज बेसिकली जहाँ पे इसकी सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है। उसके अलावा देयर इज अ बंच ऑफ वायर्स एंड स्टफ इन देयर, सो इट्स अ लिटिल हार्ड टू एक्सप्लेन, बट यहाँ पे जो इसकी बाकी सारी सर्किटरी लगी हुई है, सम ऑफ इट्स फॉर पावर रेगुलेशन, सम ऑफ इट्स फॉर ड्राइविंग द मोटर्स। इसकी 2 मोटर्स लगी हुई हैं, इट हैज़ 2 व्हील्स, सो यू कैन मे बी सी द मोटर्स इन देयर। एंड उसके नीचे जो है द लास्ट थिंग, दिस इज another sensor array. This is basically what we use to follow lines. It basically makes the path. ये path को follow करता है इसके through. नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे टैलेंटेड बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तलहा और मेरा तलात। ओके जी, तलहा और तलात। तलहा और तलात, बताइएगा अपने रोबोट के बारे में। बॉल पिक करनी होती है, तो हमने ये लगाया हुआ कि बॉल पिक कर ले, और फिर वो चेक पॉइंट्स होते हैं तो आपने वो पास करने होते हैं, और जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कम टाइम होते हैं वही जीतता है। अच्छा, और तलहा मुझे बताएगा कितना टाइम लगा इसको बनाने में, आपका मेंटोर कौन है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। So this robot has potentially taken us a long time. It's taken us around 1.5 months for building and programming it up till this point. Our mentor's name is Ali. He's a great teacher and he's guided us through our competition. Very nice. क्या expectations है अभी competition से? Our robot, this one has qualified, so we're hoping that we reach into the final. हम इधर RTR रेडी टू रेस स्कूल कैटेगरी में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पिछले 6 साल से जिस तरह हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लास्ट ईयर और इस ईयर भी हमें काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, और मतलब अल्लाह ने करम फरमाया। हमारे पिछले साल भी जो थी टॉप पोजीशंस थी RTR में, और लेगो में भी हमारी टॉप पोजीशंस थी। अभी रोबोट ये RTR स्कूल कैटेगरी में है, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में अभी आपको दिखाएंगे। और इसके जो हैं मतलब ये सारे पार्ट्स अगर आप देख लें, बैटरी वगैरह, इसका माइक्रो कंट्रोलर है, मोटर ड्राइवर है, डिप स्विचेस हैं इसके साथ हमारे 5 वोल्ट रेगुलेटर है। इसके आगे जो 8 सेंसर लगे हुए हैं जो कि लाइन को फॉलो करके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बॉल कास्टर लगे हैं जो इसे रोल करने में हेल्प करते हैं, और साथ इसके 2 टायर्स लगे हैं मोटर्स के साथ जो इसे चलाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमर शहबाज, और यहाँ पर हेड ऑफ़ जूरी हैं, और यहाँ पर प्रोफेसर भी हैं। और यहाँ पर जो मैं बात ये कर रही थी ना कि बड़ा अहम रोल है उन तमाम लोगों का जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया इस कॉन्टेस्ट को। तो ही इज़ वन ऑफ देम। तो चलें इनसे बात करते हैं कि इनका एक्सपीरियंस इस बार का कैसा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, हर मर्तबा आप जो है वो टीम मेंबर होते हैं इस कॉन्टेस्ट के? यस, हम तकरीबन कोई पिछले 20-25 सालों से ये कंडक्ट करा रहे हैं इवेंट। एग्जैक्टली 2003 से, जैसे हमने स्टार्ट में ही बताया था कि आप लोग ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं।
अच्छा, कितना मुश्किल होता है पूरे पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन, बिकॉज ऑब्वियसली टीम्स को इकट्ठा करना, क्या ये चैलेंज होता है या फिर आपके पास इतने ज़्यादा लोग आना चाह रहे होते हैं कि आप कहते हैं हमारे पास स्लॉट्स कम है और हम आपको नेक्स्ट टाइम अकोमोडेट कर सकते हैं? ये जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और इस दफ़ा तो इट वाज सच एन ओवरवेलमिंग रिस्पांस कि हमें किसी को बताना नहीं पड़ता। दिस कंपटीशन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, और दूर दराज के स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से बच्चे इधर आ रहे होते हैं और उनके एक्सपीरियंस इट्स अ वेरी वाइब्रेंट एक्सपीरियंस। और लाइक हर एक कैटेगरी में हमारे पास, जब हम जहाँ पे 30-40 टीम्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, 60+ टीमें आना शुरू हो गई। ओवरऑल वी आर लाइक 200 टीम्स हैं जो कि इस मुख्तलिफ थीम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेरी नाइस। और मैं देख रही हूँ कि कितना ज़बरदस्त तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है, सब चीज़ें परफेक्ट नज़र आ रही हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं यहाँ पर, एक्साइटेड हैं। स्पेशली तमाम टीम्स अपने रोबोट्स को प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है प्राइस मनी भी इसके साथ है। थोड़ा सा पूछते हैं इनसे कि इस वक्त जो है वो प्राइस किस तरह से इन्होंने, किन कैटेगरीज़ में कितना प्राइस इन्होंने रखा हुआ है, मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है? यस, हमारे मल्टीपल कैटेगरीज हैं जिसमें इंडिजिनस, मॉड्यूलर स्कूल, मॉड्यूलर यूनिवर्सिटी, रेडी टू रेस स्कूल, रेडी टू रेस यूनिवर्सिटी, इसके अलावा रोबो वॉर्स, सूमो वॉर्स, NERC एरो। सो ये 8-9 कैटेगरीज हैं जिसके अंदर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो टोटल प्राइज मनी पूल है दैट इज़ 0.725 मिलियन, एंड इसके अंदर जो बिगेस्ट प्राइज है दैट्स 1 लाख रुपीज़, और जो लोएस्ट प्राइज है दैट्स 25,000 रुपीज़। ये था आज का सुबह से आगे। उम्मीद है कि आपको सेगमेंट्स बहुत अच्छे लगेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। दोबारा मुलाकात मंडे को करेंगे। अल्लाह हाफिज़।